हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर ब्रांच अकाउंट्स। देखो, ब्रांच अकाउंट्स आपने सुना हो कि इस बिज़नेस की कई सारी ब्रांचेज़ हैं। हम आजकल चेन्स देखते हैं, मैकडॉनल्ड्स है, कई जगह पे ब्रांचेज़ हैं। रोहतक में है, दिल्ली में है, झांसी में है, हिसार में है, अलग अलग जगह पे हैं। तो इस तरह से बिज़नेसेस जब ग्रो करना चाहते हैं कि एक शहर में उन्होंने कर लिया पेनिट्रेट, या एक ही शहर के अंदर भी एक से ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, जैसे रोहतक के अंदर कैफ़े माई फ्रैपे है। तो जब एक पर्सन अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहता है कि यहाँ का तो हो गया, ठीक है, यहाँ के कस्टमर्स मेरे पास आ गए सब, अब मेरे को थोड़ा और मार्केट के अंदर एक्सप्लोर करना है, अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना है, तो वो अलग अलग जगह पे अपनी ब्रांचेस खोलते हैं। तो ताकि ज़्यादा एरिया में उनके प्रोडक्ट्स जाएँ और ज़्यादा प्रॉफिट्स बने। ब्रांच अकाउंट्स अलग अलग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, कह रहे हैं अब ब्रांच अकाउंट्स का क्या मतलब है कि अलग अलग ब्रांच के अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करो। क्यों? ताकि हर एक ब्रांच का अलग अलग प्रॉफिट और लॉस पता चल जाए कि वो डिज़ायर्ड प्रॉफिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, नहीं तो उसकी वर्किंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड, ब्रांच के ऑपरेशंस पे कंट्रोल रखने के लिए कि अलग अलग ब्रांच के अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे तो पता लगेगा कि किस ब्रांच में क्या खर्चे हो रहे हैं, कौन एफिशिएंटली काम कर रहा है और कौन ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहा है। तो उनके ऑपरेशंस पे कंट्रोल मेंटेन करने के लिए, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि कौन सी ब्रांचेस को कौन सा सामान दिया है, उनसे कितना कैश मिला है, अलग अलग मेंटेन करना ज़रूरी है। सिर्फ एक ही बुक मेंटेन करेंगे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। और वेरियस ब्रांचेस के ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो ये वजह हैं जिस वजह से कहते हैं कि ब्रांच अकाउंट्स अलग अलग बनाने चाहिए और बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांच, अलग अलग तरह की ब्रांचेस होती हैं डिपेंडिंग ऑन केस। ब्रांच में भी होम ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच जो खुद की कंट्री के अंदर है, जैसे यूएस वालों के लिए यूएस के अंदर जो ब्रांचेस हैं वो होम ब्रांचेस हैं, और बाहर वाली जो हैं वो फॉरेन ब्रांचेस हैं। होम ब्रांचेस के भी दो डिवीज़न्स हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांचेस वो हैं जो कम्प्लीटली अपनी होम ब्रांच जो कम्प्लीटली अपनी मेन हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है। वो खुद कुछ नहीं करते हैं, वो सब सामान हेड ऑफिस से लेते हैं, सेल करते हैं, और जो पैसा मिलता है उस पैसे को डिपॉजिट करा देते हैं बैंक के अंदर। जो ब्रांच के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हेड ऑफिस पे करता है। सो दीज आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस। दीज ब्रांचेस सेल गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस। ये लोकल मार्केट में कोई परचेज नहीं करते हैं। सभी तरह के एक्सपेंसेस डायरेक्टली हेड ऑफिस पे करता है। ब्रांच मैनेजर्स का कुछ पैटी एक्सपेंसेस कर सकते हैं, वो भी उसमें से जो कैश हेड ऑफिस ने सप्लाई किया है उसमें से। फोर्थ, ऐसी ब्रांचेस को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि डेली जो भी अमाउंट रिसीव होता है कैश सेल से या डेटर्स से, वो डेली हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में जमा कराना होता है। ये ब्रांचेस कोई अकाउंटिंग फंक्शन नहीं करते हैं। अकाउंट्स बनाए जाते हैं हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर, लेकिन एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, एक कैश बुक, सेल बुक और स्टॉक रजिस्टर लगा लेते हैं, ताकि कुछ एक चीज़ें रिकॉर्ड में रह सकें। अकाउंटिंग प्रोसीजर, तो ब्रांच अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स हैं। 4 मेथड्स हैं इसके अंदर। डेटर्स और डायरेक्ट मेथड, जो सबसे सिंपल लगता है मुझे, फाइनल अकाउंट्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एंड होलसेल ब्रांच मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पढ़ के आपको ध्यान आ रहा होगा कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड आपने हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था। ये सिमिलर है उस मेथड से। अब देखते हैं, पहला ही डिस्कस कर रहे हैं डेटर्स और डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, हेड ऑफिस हर एक ब्रांच के लिए एक अकाउंट बनाएगा, ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस की मान लो 4 ब्रांचेज हैं, ABCD, तो वो अकाउंट्स बनाएंगे। ब्रांच A अकाउंट, ब्रांच B अकाउंट, ब्रांच C अकाउंट और ब्रांच D अकाउंट, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट के अंदर मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे एक ब्रांच से रिलेटेड, वो सारे इसी ब्रांच अकाउंट के अंदर लिखे जाएंगे। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पर असेट्स भी लिखी जाएंगी, जो गुड्स थी वो भी लिखी जाएंगी, जो कलेक्शंस हुई वो भी लिखी जाएंगी, जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी लिखे जाएंगे। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, और इसका पर्पज़ क्या है, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालना।
और एक पोजीशन निकालना कि असेट्स लायबिलिटीज़ की पोजीशन पता चल जाए। अगर इस अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट है और डेबिट साइड ज़्यादा है मतलब लॉस है। तो डायरेक्ट अंडर द डेटर मेथड ऑफ अकाउंटिंग डिपेंडेंट ब्रांचेस को ना फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं अकाउंटिंग पर्पस से। कैसे क्लासीफाई करते हैं? फर्स्ट इज branches to whom goods are sent from head office only on cost price and which sell only for cash। ऐसी ब्रांचेस जिनको हेड ऑफिस ही माल भेज रहा है और वो सिर्फ नकद में माल बेचेंगे। ठीक है, तो पहली कैटेगरी क्या हुई कि जिसको सिर्फ ऑफिस माल हेड ऑफिस माल भेज रहा है और कैश सेल ही करनी है। सेकंड कैटेगरी आ जाएगी जब हेड ऑफिस माल भेज रहा है लेकिन उनको कैश सेल के साथ साथ क्रेडिट सेल करना भी अलाउड होता है। थर्ड कैटेगरी आएगी कि जब हेड ऑफिस माल कैश प्राइस पे ना भेज के उससे थोड़े से बड़े हुए वैल्यू पे भेज रहा है। तो इन सब को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ही देखते हैं अभी केस क्या है। गुड्स हेड ऑफिस से आती हैं, कॉस्ट प्राइस पे आती हैं और कैश में बेचते हैं, उधार में नहीं बेचते हैं। तो अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे? फर्स्ट इज़ ओपनिंग एंट्री। जो भी ओपनिंग असेट्स होंगी, ओपनिंग पेटी कैश होगा, उनके लिए एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट। वेट ए सेकेंड बेटा। तो इस केस में ओपनिंग एंट्री करने के लिए जो भी ओपनिंग असेट्स होती हैं, स्टॉक है या पेटी कैश का बैलेंस है, उसके लिए हम करते हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग पेटी कैश एंड टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर असेट्स। सेकेंड, जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को कोई मटेरियल सप्लाई करता है तो एंट्री कर देते हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि एज ए समथिंग सेंट टू ब्रांच की कुछ भेजा है ब्रांच को, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। जब भी ब्रांच को देंगे तो ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा। लाइक ब्रांच इज रिसीवर, तो रिसीवर को करते हैं डेबिट, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट। इस वजह से जब अब सेकेंड एंट्री में क्या था कि हेड ऑफिस माल भेज रहा है तो ब्रांच टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अगर हेड ऑफिस के पास में माल वापस आता है ब्रांच से कि कोई माल ख़राब है या नहीं बिका है, बच गया है, तो रिवर्स एंट्री होगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, जब भी हेड ऑफिस ब्रांच के लिए कोई एक्सपेंसेस करेगा तो उसके लिए एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ब्रांच के लिए कर रहे हैं तो ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा। आप इसको एज ए नॉमिनल अकाउंट समझ सकते हैं, एज ए पर्सनल अकाउंट भी समझ सकते हैं। व्हेन कैश इज सेंट टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस, कैश दे रहे हैं हम ब्रांच को तब भी ब्रांच टू बैंक करेंगे क्योंकि अमाउंट जाएगी। ऑन रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम ब्रांच, जब ब्रांच से पैसा मिलेगा सेल के बदले में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्लोजिंग असेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग पेटी कैश डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स डेबिट और क्रेडिट करेंगे हम ब्रांच अकाउंट को। फिर हम टैली करेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है या डेबिट साइड का। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट, एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है मतलब लॉस है, हम लिखेंगे अकाउंट के अंदर बाय जनरल P&L। इन ऑर्डर टू क्लोज गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, एक गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट खुल गया, एंट्री क्या करी थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो उसके अंदर एक क्रेडिट बैलेंस पेंडिंग है, वो कहाँ जाना चाहिए? वो असल में जाना चाहिए हमारी सेल्स के अंदर, क्योंकि सेल हुई है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, या एंट्री कर सकते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच टू ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट देखिए कि इन जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे ब्रांच अकाउंट कैसा बनेगा। ओपनिंग बैलेंसेस के लिए टू बैलेंस BD, गुड्स सेंट टू ब्रांच टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और एक्सपेंसेस के लिए टू बैंक, कोई कैश पेमेंट की है ब्रांच को उसके लिए भी टू बैंक। क्रेडिट साइड में आएगा कोई ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज़ है तो वो आएगा, फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी है तो उसे यहाँ दिखाएंगे। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, अगर ब्रांच ने कुछ एक गुड्स रिटर्न करी हैं तो, और जब अमाउंट रियलाइज़ होगी उसके लिए भी करेंगे बाय बैंक अकाउंट।
क्लोजिंग असेट्स के लिए बाय बैलेंस सीडी और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ के लिए टू बैलेंस सीडी। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा, क्रेडिट का कम, मतलब लॉस बाय जनरल पी एंड एल अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा, डेबिट साइड का टोटल कम, मतलब प्रॉफिट तो टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। और इस तरह से ये प्रॉफिट चला जाएगा जनरल पी एंड एल अकाउंट के अंदर और टोटल प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 देखिए, नर्मदा लिमिटेड की एक ब्रांच है जयपुर के अंदर। ब्रांच डेली जो भी कैश रिसीव होता है वो हेड ऑफिस में सबमिट करा देते हैं। सभी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करते हैं डायरेक्टली। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2013 हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है और ब्रांच अकाउंट भी बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। एंट्रीज देखिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट बनाते हुए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक ये वैल्यू, पैटी कैश ये वैल्यू, ठीक है। एंट्रीज क्या होंगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग पैटी कैश। गुड सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच। अकाउंट के अंदर लिखेंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में टू गुड सेंड टू ब्रांच। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, एंट्री क्या होगी, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेबिट टू ब्रांच और ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर सैलरीज, रेंट, एडवर्टीजमेंट, क्या करेंगे हम, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू branch account. Cash sent by branch on 28th March 2013 still in transit. 31 मार्च को कैश रिसीव हुआ है, जो रिसीव हो गया उसके लिए तो लिख दिया बैंक टू ब्रांच। जो कैश रिसीव नहीं हुआ हो जाएगा एक दो दिन में, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग पैटी कैश, इसके लिए क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक और जर्नल एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज़ को हम कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी ऑफ क्लोजिंग लाइबिलिटीज़, ठीक है। एंट्री क्या हुई, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सॉल्यूशन देख लो एक बार, ये जर्नल एंट्रीज करी जिन्हें हमने डिस्कस किया है। अलग क्या है यहाँ पर, ब्रांच टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ठीक था, क्लोजिंग स्टॉक का ठीक है, कैश इन ट्रांजिट का भी हमने जैसे किया डिस्कस वैसा ही है। फिर टोटल करके देखा, क्रेडिट साइड ज़्यादा आई, डेबिट कम आई, तो प्रॉफिट ब्रांच टू पी एंड एल। अब जो गुड सेंड टू ब्रांच का बैलेंस था वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। 180 की भेजी थी, 5400 की वापस आई थी, बाकी 174,600 का बैलेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। एंट्री करेंगे गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए जयपुर ब्रांच अकाउंट का ट्रेडिंग कैसा अकाउंट बना है। नाम क्या लिखेंगे, जो भी ब्रांच का नाम है जयपुर ब्रांच, तो जयपुर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। टू बैलेंस PD, टू ऑल दोज थिंग्स वी डिस्कस्ड, बाय गुड सेंड टू ब्रांच, बाय बैंक एंड बाय बैलेंस CDs, ठीक है। एंड टू बैलेंस CD टोटल किया, प्रॉफिट आया, ट्रांसफ़र किया। फर्स्ट था ये अभी तक, जिसमें क्या था कि गुड्स आर सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड ऑन कैश ओनली। सेकंड में क्या डिफरेंस आया कि भेज तो अभी भी कॉस्ट प्राइस पे रहे हैं, लेकिन वो आगे बेचेंगे कैश पे भी और क्रेडिट में भी। इसमें क्या डिफरेंस आएगा, 3 अकाउंट और जुड़ जाएंगे, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स से कैश रिसीव्ड और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। इनकी एंट्रीज क्या होंगी ब्रांच अकाउंट के अंदर, ओपनिंग स्टॉक के लिए ब्रांच टू ब्रांच डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक के लिए ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये 3 एंट्रीज और होंगी हमारी अपार्ट फ्रॉम अबव, ठीक है। और इसी तरह से ब्रांच अकाउंट बनाते हुए हम लिख देंगे, जब हम टू बैलेंस BD लिखेंगे तो हम साथ में डेटर्स भी लिख देंगे, जब हम बाय बैलेंस CD लिखेंगे तो साथ में डेटर्स भी लिख देंगे, और कैश रिसीव्ड होगा
तो कैश रिसीव्ड आएगा हमारा ब्रांच अकाउंट ही क्रेडिट साइड के अंदर बाय बैंक अकाउंट। देखो तो ब्रांच में डेटर्स क्रेडिट सेल करने से क्या क्या इफ़ेक्ट आता है। क्रेडिट सेल्स होती हैं, सेल्स रिटर्न होती हैं, बैड डेट्स होते हैं, डिस्काउंट अलाउड होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं लिखते। हम ब्रांच अकाउंट में सिर्फ लिखेंगे ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स और कैश, क्योंकि हमने अगर वो 3 चीज़ें लिख दी तो इन तीनों का जो इफ़ेक्ट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ब्रांच अकाउंट के अंदर। एज सच ये चीज़ें हम ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं लिखेंगे। ये चीज़ें कहाँ आएंगी, अगर बाय चांस हमें इन तीनों में से कोई फिगर नहीं दे रखी, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इन तीनों में से कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम एक मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बना करके, जैसा कि हम पहले करते थे। तो मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाते हुए हमने सिर्फ ये मिसिंग फिगर के लिए करना है। डेटर्स अकाउंट बनाया, जिन भी ट्रांजेक्शन से डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है वो आएंगी डेबिट में, टू क्रेडिट सेल, ठीक है, टू ओपनिंग बैलेंस। और जिन भी ट्रांजेक्शन से डेटर्स की वैल्यू कम होती है वो जाएंगी क्रेडिट साइड में, जैसे कि कैश रिसीव्ड, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, अलाउंस अलाउड, सेल्स रिटर्न। आप नोट करें, इन सब चीज़ों से डेटर्स की वैल्यू कम हो जाती है। ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और कैश रिसीव्ड ब्रांच अकाउंट के अंदर लिखने के लिए, जिसके लिए हम बना लेंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और इन बाकी की वैल्यूज़ को हम ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एक डिफरेंस क्या आता है, गुड्स इन ट्रांजिट। जनरली क्या होता है, हेड ऑफिस ने माल भेजा लेकिन वो अभी तक ब्रांच में पहुंचा नहीं है। 31 मार्च को अकाउंट्स बना रहे हैं, मान लो 30 मार्च को माल भेजा है, तो यहाँ से तो हो गया कि गुड्स सेंट टू ब्रांच, लेकिन अभी तक ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको बोलेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। तो उसकी अब हम एंट्रीज़ कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ हेड ऑफिस में, ब्रांच में तो कहीं एंट्री कर ही नहीं रहे हैं। तो हमें कोई भी अगर चेंज करना है तो वो कहाँ पे होगा, हेड ऑफिस के अकाउंट्स के अंदर। तो हेड ऑफिस ने पहले लिख दिया टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, अब पता चला कि वो पहुंचा नहीं है, तो अब उसको हेड ऑफिस ही क्रेडिट करेगा कि बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच या फिर बाय गुड्स इन ट्रांजिट। एंट्री करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच और ब्रांच अकाउंट के अंदर आ जाएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट। कुछ एक टर्म्स का डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस है वो, अगर गुड्स सेंट टू ब्रांच ना दे रखा हो और ये दे रखा हो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस और गुड्स इन ट्रांजिट, तो क्या इन दोनों का टोटल जो है वो गुड्स सेंट टू ब्रांच नहीं होगा। गुड्स जो रिसीव हो गई हेड ऑफिस से और जो गुड्स रास्ते के अंदर हैं वो मिला के भेजी होंगी गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। तो अगर हमें गुड्स सेंट टू ब्रांच नहीं दे रखा, हमें दिया हुआ है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस और गुड्स इन ट्रांजिट, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच कितनी होंगी, 50,000। तो ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 50,000 और बच्चे जो ट्रांजिट में है उसके लिए बाय गुड्स इन ट्रांजिट, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे हम, इसमें दिया हुआ होगा व्हेन डेटर्स एट द एंड आर मिसिंग, जब हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले एक मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे और फिर सब इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। इलस्ट्रेशन 2 देखिए, उषा गारमेंट्स की एक ब्रांच है पूना के अंदर। ब्रांच जितना भी कैश रिसीव करती है वो डेली हेड ऑफिस को सबमिट करा देती है और सारे एक्सपेंसेस हेड ऑफिस खुद पे करता है। हमने क्या करना है, हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर ब्रांच अकाउंट बनाना है। देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ये क्या दे दिया हमें, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। जो पिछली इलस्ट्रेशन के अंदर हमने ये दिया था ना गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हमें ये नेट वैल्यू दे दी है कि इतनी गुड्स रिसीव हुई हैं। कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, checks sent to branch for salary and other expenses, closing stock और closing goods in transit।
पहले देखते हैं कि ये अमाउंट्स जाएंगी कहाँ। ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर्स जाएंगे हमारे ब्रांच अकाउंट के अंदर, लेकिन ओपनिंग डेटर्स हमारे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हुए भी यूज़ होंगे टू बैलेंस BD करके। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस था 1,60,000, गुड्स इन ट्रांजिट था 5,000, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना लिखेंगे 1,65,000। कैश सेल ब्रांच अकाउंट में आएगा, क्रेडिट सेल डेटर्स अकाउंट के अंदर आएगा क्योंकि इससे डेटर्स बढ़ते हैं टू क्रेडिट सेल। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स डेटर्स अकाउंट के अंदर आएगा, ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, ये भी आएगा डेटर्स अकाउंट के अंदर, ये भी ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं लिखेंगे। तो इन सब वैल्यूज़ को जब बैलेंस करेंगे तो डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ब्रांच अकाउंट बना लेंगे। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच में लिखा 165 जैसा कि मैंने अभी बताया। टू बैंक अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिट में कैश रिसीव्ड, ठीक है, फ्रॉम डेटर्स भी और फ्रॉम सेल्स भी, ये तीन ही आइटम लिखनी थी, ओपनिंग डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। बाकी सारा सिंपल था। इन केस कोई प्रॉब्लम आए यहाँ तक तो फील फ्री टू डिस्कस, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझे पूछ सकते हो। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे डिपेंडेंट ब्रांचेस में ही ऐसे ब्रांचेस जहाँ पे गुड्स हेड ऑफिस भेजता है इनवॉइस प्राइस पे, कि कॉस्ट प्राइस, अभी तक तो कॉस्ट प्राइस था ना, आगे आएगा इनवॉइस प्राइस की कॉस्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐड इन करके बढ़े हुए वैल्यू पे जब भेजेंगे, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।